नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ GSTR 9C कैसे फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए GSTR 9C पोर्टल पे लाइव हो गया है। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो लॉगिन करने के बाद एनुअल रिटर्न पे यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर सर्विस रिटर्न, और यहाँ से एनुअल रिटर्न में जा सकते हैं। एनुअल रिटर्न में जाना है, यहीं पे आपको GSTR 9 GSTR 9C दोनों दिखेगा। GSTR 9 एनुअल रिटर्न हो गया, GSTR 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो 23-24 ले लिया, सर्च पे क्लिक करेंगे, 23-24 का GSTR 9 और 9C यहाँ आपको दिखेगा। 9 मैंने फाइल ऑलरेडी कर लिया है। 9C को फाइल करने के लिए 9 पहले से फाइल करना होगा आपको। पहले 9 फाइल करेंगे, देन उसके बाद 9C फाइल करेंगे। तो 9 फाइल करने के लिए मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आ गया GSTR 9C। चलिए इसको फाइलिंग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए तो एक समझ लो कि यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। उस यूटिलिटी में पूरी 9C को बनाएंगे, देन उसके बाद फाइलिंग होगी। दिखाता हूँ, देखिए इनिशिएट फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो 9C का जो फॉर्म होता है वो खुल के आएगा। लेकिन ये जो 9C की जो वर्किंग होती है वो यूटिलिटी के अंदर होती है। देख सकते हैं, ये आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब अटैच करना होता है। बाकी जितनी भी वर्किंग होती है वो यूटिलिटी के अंदर होती है। तो इसके अंदर 9C की कोई भी टेबल आपको यहाँ नहीं दिखेगी। तो 9C को भरने के लिए आपको 9C की यूटिलिटी चाहिए होगी। तो कैसे करेंगे, डाउनलोड पे जाके ऑफलाइन टूल पे जाएंगे और GSTR 9C ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। GSTR 9C की यूटिलिटी ले ली हम लोगों ने, इसको ओपन कर लेंगे। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, एनेबल कंटेंट भी। दोस्तों देख सकते हैं GSTR 9C की यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है, और उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आ चुका है। तो 23-24 का आप देख सकते हैं मिलेगा आपको। करना क्या है, GST नंबर लिखना है पहले। चलिए लिख लेते हैं GST नंबर। ट्रेड नेम, लीगल नेम पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पे मैं ट्रेड नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बोलता है नेम ऑफ एक्ट इफ़ यू आर लाइबल टू ऑडिट। अगर आप ऑडिट के लिए लाइबल हैं तो एक्ट का नेम लिखना होगा। ठीक है, अगर ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले ये समझ लो कि GSTR 9 या 9C मैंडेटरी कौन कौन से केसेस में है। तो जिसकी 2 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है उसको GSTR 9 फाइल करना होगा। जिसकी 5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है उसको GSTR 9C फाइल करना होगा। ये मैंडेटरी है। अगर इस लिमिट से क्रॉस होता है तो 9 और 9C एप्लीकेबल हो जाएंगे। 2 करोड़ से ऊपर पे 9 और 5 करोड़ से ऊपर पे 9C, यानी 5 करोड़ से अगर ऊपर हो गया तो 9 और 9C एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैंडेटरी होगा, भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पूछते हैं कि किसी और एक्ट में आपका ऑडिट के लिए लाइबल तो नहीं है। जैसे कि अगर आपकी टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा है और आप इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट के लिए लाइबल हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट। मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है को वो 9C कर सकता है, या जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है वो 9C कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये ऑप्शनल है। जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है वो भी 9C कर सकता है, या जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है वो भी 9C कर सकता है। ये ऑप्शनल फॉर्म है। तो अगर आपका इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट के लिए लाइबल है तो आपको क्या लिखना है, एक्ट का नाम लिखना है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लाइबल है। अभी प्रोसीड टू फिल डिटेल्स पे जाएंगे तो टेबल बन के आ जाएगी। इन सभी टेबलों को एक एक करके भरना है। इसकी वैल्यू को भरने के लिए आप GSTR 9 की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने 9 फाइल किया है तो उसकी डिटेल्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भरते हैं। सबसे पहला आ गया पार्ट सेकंड, रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर, डिक्लेयर इन ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर, डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न। तो GSTR 9 में जो टर्नओवर दिखाया और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑडिट हुई एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनी, तो जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर आपकी टर्नओवर है और जो GSTR 9 में टर्नओवर है उसका रिकन्सिलेशन देना होगा। तो ये वाले पॉइंट में बोलते हैं कि वो वाली टर्नओवर बता दो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, यानी जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर है वो वाली टर्नओवर आपको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लेना। ठीक है, तो
बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है देख सकते हैं, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें जो टर्नओवर है उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी होगी। तो इसकी टर्नओवर है 21/16/199, 21/16/199, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स है, सेल्स मीन्स टर्नओवर। तो 21/16/199 दे दिया। अभी बोलते हैं कि कोई अनबिल्ड रिवेन्यू है एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई अनएडजस्टेड एडवांस है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। डीम्ड सप्लाई है शेड्यूल फर्स्ट का, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई क्रेडिट नोट इशू किया है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, लेकिन एनुअल रिटर्न में उसका रिफ्लेक्शन दिखाया है, तो उसकी डिटेल देनी होगी। बैलेंस शीट में नहीं दिखाया इस तरह की क्रेडिट नोट की डिटेल। कोई ट्रेड डिस्काउंट है जिसको अकाउंटेड किया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जीएसटी एक्ट के हिसाब से परमिसिबल नहीं है, उस तरह की डिटेल कोई है। कोई अनबिल्ड रिवेन्यू है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसकी डिटेल। अनएडजस्टेड एडवांस है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसकी डिटेल। कोई क्रेडिट नोट है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन जीएसटी एक्ट के हिसाब से परमिसिबल नहीं है। कोई और एडजस्टमेंट है गुड्स जो सप्लाई की है एसईजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट का। कोई टर्नओवर है कंपोजिशन स्कीम का, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट है टर्नओवर के अंदर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। कोई एडजस्टमेंट है टर्नओवर में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, या कोई और अदर एडजस्टमेंट है, तो आप उसको ओ में दे सकते हो। तो देखो, इसके अलावा कोई और अदर एडजस्टमेंट है आपकी, तो उसकी डिटेल ओ में दे सकते हो। जैसे कि कोई फ्रेट चार्जेस है, कोई ऐसी सप्लाई है जो एग्जाम सप्लाई है, या कुछ और रीज़न है, तो उसकी वजह से जो भी आपका रीज़न है डिफरेंस बनता है, तो उसकी डिटेल आप ओ वाले में दे सकते हो, ठीक है। मैं अब आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने एनुअल रिटर्न के अंदर अपनी टर्नओवर दिखाई है। तो एनुअल रिटर्न में जो मेरी टर्नओवर है वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, 21/16/199। तो डिफरेंस मेरा 0 हो गया, ठीक है। अभी शीट को वैलिडेट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। रीजन देना होगा अगर डिफरेंस बनता है, तो मेरा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए शीट को वैलिडेट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। पार्ट सेकंड का टेबल नंबर 7, रिकन्सिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। अब यहाँ पे कोई आपकी एग्जाम सेल्स जो है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्सेबल टर्नओवर के साथ रिकन्सिलिएशन देना होगा। तो ये जो टर्नओवर आया, इसमें मान लो अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट की सेल है, कोई एग्जेम्प्टेड सेल है, कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो उसका यहाँ पे आपका रिकन्सिलेशन बन जाएगा। तो मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। तो मैं एज इट इज़ अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि 9 में भी मैंने सेम अमाउंट दिखाया है, 21/16/199। डिफरेंस हो गया 0। अब अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड सेल, नॉन जीएसटी सेल, नॉन रिलेटेड सेल, एक्सपोर्ट सप्लाई, जीरो डेट सप्लाई, इस तरह की कोई सप्लाई है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड वाली नॉन जीएसटी और नो जीएसटी टर्नओवर सप्लाई आएगी। हाई सी सेल्स की सप्लाई भी आप यहाँ दे सकते हो। जीरो रेट की सप्लाई कोई है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। कोई सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपेंट टैक्स पे करेगा, तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई अनरिकन्सिलेशन है तो उसका रीज़न, अनरिकन्सिलेशन मेरा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा मैं। रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, जो मैंने टैक्स पे किया उसका रिकन्सिलेशन देना पड़ेगा। तो मेरी ये जो टर्नओवर है वो सभी पूरी टर्नओवर मेरी 5% वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सेल की डिटेल आपको परसेंटेज वाइज देनी है कि 5% की सेल्स आपकी कितनी है, 12% की सेल आपकी कितनी है, 18% की सेल आपकी कितनी है। आरसीएम में है तो रिवर्स चार्ज में 5% कितना है, 18% कितना है, 28% का आरसीएम कितना है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो मेरी पूरी की पूरी सेल 5% में है, तो मैं 21/16/199 यहाँ लिखूँगा। उसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स बना वो लिखूँगा, जैसे 16,487 ये बना टैक्स, 16,447 ये बना टैक्स, CGST AGST और IGST बना 72,918, ठीक है। एनुअल रिटर्न के अंदर जो मेरा जो टैक्स बना है वो सेम बना है, 16,447 CGST, 16,447 SGST और 72,918 ये बना है IGST, ठीक है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, सेस भी लिखना होगा, सेस 0 है। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट हो गया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कोई अनरिकन्सिलेशन नहीं है तो कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे अगर कोई टैक्स पेबल बना है या टैक्स पेड किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अनरिकन्सिलेशन की वजह से कोई टैक्स पेबल बना या पेड किया है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। शीट को वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनपुट क्रेडिट का रिकन्सिलेशन जाएगा, तो जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ITC है,
क्या है, इनपुट एज क्रेडिट जो आपने लिया, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, और जो GSTN 9 में दिखाया उसका रिकन्सिलेशन देना होगा। तो बुक्स के अकॉर्डिंग मेरा ITC है 79170.60। उसके बाद यह बोलता है ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो ITC आपने बुक किया बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले, लेकिन क्लेम उसका क्लेम किया करंट ईयर में, तो उसकी डिटेल ITC बुक करंट ईयर में क्लेम किया लेकिन पिछले साल का था, तो उसकी डिटेल ITC अवेल्ड है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो ये टोटल ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ITC वो वाला जो एनुअल रिटर्न के अंदर है, जो एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग है, तो एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग भी मेरी इतनी ही है, ठीक है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा, कोई डिफरेंस नहीं है, वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे टेबल नंबर 14, यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है कि ITC जो है उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंस पे कितना कितना है, जैसे परचेज पे कितना ITC है, फ्रेट एंड कार्ड्स पे कितना है, पावर एंड फ्यूल पे कितना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कितना है, रेंट एंड इंश्योरेंस का कितना है, रॉयल्टी का कितना है, कन्वेंस का कितना है, बैंक चार्जेस का कितना है, रिपेयर मेंटेनेंस का कितना है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक ITC रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तब इसको आप भर सकते हैं। चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि टेबल नंबर 14 एक ऑप्शनल टेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आपको नहीं समझ में आता तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, जैसे वैलिडेट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे आ गए। कोई अनरिकन्सिलेशन रहता है तो उसका रीज़न, कोई अनरिकन्सिलेशन नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे टैक्स पेबल बना है अनरिकन्सिलेशन, जो डिफरेंस है ITC उसकी वजह से, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अमाउंट कितना पेबल है। तो इस तरह की भी कोई डिटेल नहीं है हमारी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एडिशनल कोई लायबिलिटी बनी है नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से, तो उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। तो इस तरह की कोई हमारी लायबिलिटी नहीं है। वैलिडेट क्लिक पे क्लिक करेंगे, होम पे आ जाएंगे। देखो PDF जनरेट कर सकते हो प्रीव्यू करने के लिए 9C का, तो जनरेट PDF पे क्लिक करके यहाँ से 9C का आपका PDF जनरेट हो जाएगा। जो आपने लोकेशन दी है उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये बनाया इसने PDF, ये देखिए 9C का PDF आ गया। आप चेक कर सकते हैं कोई भी मिस्टेक है, मिसमैच है, आप इस PDF के ज़रिए प्रीव्यू देख सकते हैं जो आपने फॉर्म भरा है। अभी ओके कर देंगे। जनरेट कर रहा हूँ मैं JSON फाइल अपलोड करने के लिए, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से JSON फाइल जनरेट कर रहे हैं। सेव पे क्लिक कर दिया, GST पोर्टल पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आके, और यहाँ से रिटर्न में आएंगे, एनुअल रिटर्न में आएंगे, और GSTR 9C पे चलेंगे। 23-24 फाइनेंशियल ईयर ले लिया, सर्च पे क्लिक किया, ये आ गया GSTR 9C, ठीक है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके जो JSON फाइल बनाई है उसको अटैच करेंगे। कोई भी एरर होगा तो आपको दिखा देगा। जनरली जो एरर होता है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं भरा है तो उसकी वजह से एरर बन के आता है, बताऊंगा मैं आपको। देखते हैं क्या एरर बनाता है। एरर कुछ भी नहीं बना, ठीक है। बैक टू फाइल पे क्लिक करेंगे, 23-24 पे आ गए, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आ गया मैं इनिशिएट फाइलिंग पे, ठीक है। 9C का फॉर्म मेरा यहाँ पर रेडी है। अभी क्या करूँगा, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब अटैच करने होते हैं। पहले एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं फॉर्म का जो हमने भरा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आएगा फॉर्म का। तो ये देखो जो हमने वैल्यूज़ भरी, टर्नओवर का रिकन्सिलेशन दिया एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टर्नओवर ये है, और 9 में टर्नओवर ये है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड वाली टर्नओवर कोई भी नहीं है। टोटल टर्नओवर हमारी ये आ गई, उसका बाइफर्केशन ये दिया, ये 9 के अकॉर्डिंग उठाया इसने। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये देखिए ITC इतना अवेल्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और ये GST 9 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और कोई वैल्यूज़ देनी नहीं है यहाँ पे मेरे केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट अटैच करना है। चलिए अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी आपकी, आप अटैच कर लेना। बैलेंस शीट मैंने यहाँ अटैच कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अटैच कर दिया। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। स्टेटस प्रोसीड है, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश करके भी चेक कर लेंगे। यहाँ से स्टेटस आ गया प्रोसीड, यानी हमारी जो बैलेंस शीट है वो हो गई सेव, ठीक है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहो तो आप अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, जो इसके नोट्स है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को। अभी प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे। अभी ऑथराइज सिग्नेचर ही ले लिया। अभी फाइल GST 9C पे क्लिक करेंगे, यस किया। फाइल विद EBC, जो भी OTP आया है वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। सो दोस्तों ये OTP लिख लिया मैंने। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यानी GST 9C हमारी सक्सेसफुली फाइल हो गई। यहाँ से फाइल कॉपी GST 9C की डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे तो GST 9C की जो फाइल कॉपी है वो आपको दिख जाएगी इस प्रकार से। तो ऐसे आपको GST 9C फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।